नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल लक्ष्य शूटर्स में। मैं लक्ष्य यज्ञ आप सभी का अपने YouTube परिवार में स्वागत करता हूं। जैसे कि आप लोग थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है ज्योग्राफी के बुक से, जिस चैप्टर का नाम है जल और संसाधन। सबसे पहले बता दें कि ये चैप्टर जो है आपको थंबनेल से पता चला होगा कि ये हम लोग 10 से 15 मिनट के बीच में कर लेंगे। आपको मैं पूर्ण गारंटी देता हूं कि जितना मैं पढ़ाऊंगा बोर्ड एग्जाम के लिए काफी रहेगा। और आपके ये सो मतलब कई बार मैंने पढ़ने के बाद इसको शॉर्ट नोट्स किया हुआ है। तो आइए हम लोग आज के टॉपिक को स्टार्ट करते हैं 2 लाइन प्यारी सी बातों के साथ। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सूरज की तरह तपना पड़ेगा। और उसी के साथ हम लोग आज के टॉपिक जल संसाधन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जल के बारे में तो आपको बहुत सारे पता होगा कि हर सजीव को, हर चाहे वो जानवर हो या इंसान हो, जितने सजीव होते हैं सभी को पानी की आवश्यकता पड़ती है, अर्थात जल की आवश्यकता होती है। जैसे पानी पीने के लिए हमें चाहिए, खाना बनाने के लिए चाहिए, या फिर कह सकते हैं कपड़ा धोने के लिए चाहिए, नहाने के लिए चाहिए। तो ये हमारे जितने भी कह सकते हो सजीव होते हैं किसी न किसी पर्पस में, यहाँ तक कि उन्हें लास्टली इसेंशियल हो जाता है पानी की। ठीक है, मतलब मैंने कहा कि पानी की जरूरत हर सजीव को है। हर जितने भी जिंदा लोग हैं, जितने भी जिंदा जानवर हैं, वो सभी पानी पिएंगे। बिना पानी का कोई भी ना ही जानवर रह सकता है ना इंसान रह सकता है। बट आपको ध्यान देना है, मैंने सभी जिंदे की बात किया है। अब ऐसा मत कह देना कि सर मरा हुआ के क्या पिएगा, नहीं पिएगा, ऐसे आपको पता होगा। दूसरा चीज मैंने फर्स्ट बता दिया कि जल क्या होता है। अब सेकंड इसमें देखिए संसाधन आता है। तो पहले हम लोग संसाधन पे चर्चा करेंगे, उसके बाद देन हम लोग स्टार्ट करेंगे जल संसाधन के चैप्टर को। मैंने सबसे पहले अपने संसाधन को डिफाइन किया है कि संसाधन किसी वस्तु या फिर किसी चीज का हमें आवश्यकता के अनुसार जो उपयोग करते हैं वही संसाधन कहलाता है। और इसी को हम लोग संसाधन को ही इंग्लिश में रिसोर्स का नाम देते हैं। जैसे आइए हम लोग ऑन द बोर्ड या फिर बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने लिखा संसाधन, जो चीज वस्तु हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करे उसे संसाधन कहते हैं। आपसे एक और मेरा रिक्वेस्ट है, हम्बलिंग रिक्वेस्ट है कि आप नोट्स जरूर बनाइएगा, अन्यथा आप कितना भी अच्छे से पढ़ लें, जब बाद में रिवीजन नहीं करोगे, एग्जाम देने के टाइम में रिवीजन नहीं करोगे तो फिर कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको पता चल गया कि भैया संसाधन किसे कहते हैं, जो हमारी आवश्यकताओं की जो चीज हम लोग उपयोग करते हैं, उपभोग करते हैं, वो हमारी क्या होती है, संसाधन होती है। कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो कहेंगे कि सर क्या मानव एक संसाधन है? बिल्कुल बाबू, मानव भी एक क्या है, एक संसाधन है, एक रिसोर्स है। आप कहोगे सर कैसे? मैं कह दूं, मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूं तो मैं अभी आपके लिए क्या हूं, संसाधन हूं। आप हमारा वीडियोस देख रहे हैं तो वो आप क्या है, मेरे लिए आप संसाधन है। अर्थात यदि हमारे पास टेक्नोलॉजी है, अर्थात मतलब हमारे पास प्रौद्योगिकी है, देन हम लोग किसी न किसी पर्पज से हम लोग क्या है, एक दूसरे के रिसोर्स हैं, या फिर कह सकते हो एक दूसरे के संसाधन है। अब चलते हैं नेक्स्ट, इसी में जल के कुछ रोचक तथ्य। भैया इसमें रोचक तथ्य क्या क्या से हमें, मतलब जल के बारे में लोग कैसी कैसी अवधारणा रखते हैं, क्या क्या उस पर चर्चाएं होती हैं, क्या क्या बात होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हमारी पृथ्वी पे एक चीज इधर ध्यान दे लीजिए। जैसे आपको पता होगा कि हमारी जो पृथ्वी है ऐसे है, ऐसे तो मैं कह दूं अकॉर्डिंग टू आवर ज्योग्राफी बुक्स कि जो अर्थ होता है ऐसे जियोइड होता है। जियोइड का मतलब होता है कटा फटा होता है। बट आप इतने दिन से पढ़ते आ रहे हो कि हमारी पृथ्वी कैसी है, गोल है। जो गोल पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे 71% यानी जिसको कि हिंदी में 71% जल है और 29% क्या है बाबू, भूमि है। ध्यान देना, ध्यान से याद रखना, 71% हमारी पृथ्वी पे पानी है और 29% या फिर कह सकते हो 29% हमारे पास क्या है, भूमि है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आज मेरे साउंड क्लियर होगी एंड मेरा वीडियोस भी क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो इसमें मैं कह रहा हूं कि जल के कुछ रोचक तथ्य को देख लेते हैं, जिसमें सबसे पहला है कि पृथ्वी पर उपलब्ध जल 97.5% समुद्र और सागरों में पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए मैंने लिखा हुआ है कि पृथ्वी पर जो टोटल की बात हो रही है, मैंने पहले ध्यान से देना, ये पृथ्वी का टोटल पानी की है, 71% पानी है।
अब एक चीज बताओ, कुछ समय के लिए हम लोग क्या मानते हैं, सब चीज को 100% मान देते हैं, देन 71 को भी मैंने 100 मान दिया, और इन 100 में से मतलब 100% में से मैंने कहा कि 97.5% क्या है हमारा, तो सागरों में या फिर कह सकते हो समुद्र में ये पानियां रहता है। अब जब आपको पता होगा कि समुद्र एंड महासागरों में जो पानियां रहती हैं वो नमकीन होती हैं, खारा होती हैं, तो क्या लोग उसका इस्तेमाल कर सकते हैं? कहेंगे नेवर, यानी कि कभी नहीं सर। तो वही चीज मैंने कहा कि इतना पानी तो है, 97.5% पानी तो है, बट वो पीने लायक नहीं है, बिकॉज क्योंकि वो साल्टी पानी है, नमकीन पानी है। आपको पता होगा नमकीन पानी आपको दिया जाए तो आप पिएंगे ही नहीं। नेक्स्ट देखिए, पूरे जल का लगभग 2.5%, 2.5% ताजे पानी के रूप में उपलब्ध है, मतलब कि 2.5% जो है टोटल पानी का, मतलब 100% के पानी में से 2.5% पानी या फिर कह लो 2.5% पानी क्या है हमारा, ताजा पानी है। नेक्स्ट देखो, अब कुल ताजे पानी का 70% जो है आइसबर्ग या फिर ग्लेशियर में जमी हुई बर्फ के रूप में है, मतलब कह लो कि जो टोटल पानी की है, मतलब मैंने कह दिया। अब देखो ध्यान से यहाँ पे देखना 2.5 का, अब इस 2.5 का टोटल 70% हिस्सा क्या है, आइसबर्ग में है या फिर ग्लेशियर में बर्फ बना हुआ है। ठीक है, आई होप, मुझे आशा है कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा हो। नेक्स्ट देखो, ऐसा अनुमान है कि 2025, ये अभी 2025 चल रहा है, इसी की बात कर रहा हूं, दूसरे साल की बात नहीं हो रही है। ऐसा अनुमान है कि 2025 तक भारत उन क्षेत्रों में शामिल हो जाएगा जहां पानी की भारी कमी होती है, या फिर कह लो पानी की भारी क्या है, किल्लत महसूस हो रही है। अब क्या है किल्लत, मैं कहूं कि इसी को इंग्लिश में कहते हैं वाटर स्कैर्सिटी। देन आपको लगभग समझ में आ गया होगा कि वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है। अगर नहीं आया तो मैं समझा दूं, वाटर स्कैर्सिटी का मतलब होता है पानी की कमी हो जाना। इतना पानी हो जाए लोग मरने के, मतलब कह सकते हैं मरने की हालत में हो गए। जस्ट वही मैं कह रहा हूं कि 2025 तक भारत शायद उन क्षेत्रों में आ जाए या फिर उन देशों के क्षेत्र में आ जाए जहां पे पानी की किल्लत महसूस होती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो, प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष जल की उपलब्धता के मामले में भारत का विश्व में 133वां स्थान है। अब देखो, विश्व की बात हो रही है, इंडेक्स की बात हो रही है, जिसमें कि टोटल पानी उपलब्ध, मतलब कह सकते हो कंजप्ट करने के मामले में जो भारत है 133वां स्थान है। अब कहोगे सर कितने पूरे देश होते हैं, लगभग 199 देश होते हैं, यानी 199 देश होते हैं, जिसमें से रजिस्टर्ड देश जो है 195 देश है। आई होप, मुझे आशा है कि यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट देखो, मैंने कहा कि कुल ताजे पानी का 30% हिस्सा भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। मैंने कहा कि कुल जो ताजे पानी होता है, कुल जो मतलब कह सकते हो कि अच्छा पानी होता है, उसका 30% से भी कम हिस्सा किसमें है, भूमिगत जल में है, या फिर कह लो अंडरग्राउंड वाटर में है, जिसको हम लोग कैसे निकालते हैं, हैंडपंप से निकालते हैं, या फिर कह लीजिए ये मोटर से निकालते हैं। वो सभी हमारे कहां से निकलते हैं, पानी कुएं से निकालते हैं। ये सभी हमारे क्या है, अंडरग्राउंड वाटर से बाहर निकलते हैं। नेक्स्ट देखो, जल की दुर्लभता, मतलब कि जल की दुर्लभता पे हम लोग चर्चा करेंगे। सबसे पहले मैंने लिखा है इसमें कि जल की दुर्लभता जनसंख्या पर भी डिपेंड करती है। अब कहोगे सर जनसंख्या मतलब कोई हम लोगों को पता नहीं चला कि जल की दुर्लभता और जनसंख्या से क्या रिलेशन है। बिल्कुल रिलेशन है, दिखाओ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास 2 गिलास वाटर है, ठीक है, और मान लो तुम लोग 2 लोग हो, तो 1 गिलास तुम पी लोगे, 1 गिलास वो पी लेगा। बट मैं कहूं कि तुम्हारे पास ये 2 ही गिलास पानी है और तुम्हारे पास 10 लोग हैं। अब बताओ किल्लत हो गया कि नहीं, उसी 2 गिलास में तुम लोगों को 10 लोगों को पीना है, तो थोड़ा कह सकते हो डिफिकल्टी हो गया। वही चीज मैंने कहा कि जो पानी की दुर्लभता होती है, इट इज डिपेंड इन पॉपुलेशन, यानी कि ये जनसंख्या पर भी डिपेंड करता है कि भैया जनसंख्या कितनी है। अब यहाँ पे 10 लोगों के, किसी को ज्यादा मिलेगा, किसी को कम मिलेगा, किसी को मिलवो नहीं करेगा, ऐसा भी तो हो जाएगा। तो वही चीज मैंने कहा कि पानी की जो कह सकते हो दुर्लभता है, ये सबसे बड़ी बीमारी क्या है, जनसंख्या है। अब नेक्स्ट देखो, जल का अत्यधिक दोहन भी हमारे लिए क्या है, हानिकारक है। इससे क्या होगा, जल की दुर्लभता होगी, जल की कमी आएगी, जल की स्कैर्सिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, विभिन्न समूहों में असमान वितरण। इसमें ये भी आता है कि यदि जनसंख्या बढ़ जाएगी, यदि पॉपुलेशन बढ़ जाएगी, तो भैया जहां पे जैसा पानी रहेगा, और कह सकते हो कि जहां पे जैसे मतलब व्यवहारिकता रहेगी उसके अनुसार पानी मिलेगा। देखते हो कि कहीं कहीं ऐसा होता है कि पानी के लिए लंबी कतारें लगानी पड़ती है। तो अगर यदि मान लो कि लंबी कतारें लगा रहा है कोई व्यक्ति, या फिर मतलब कह लो अगर मान लो सबसे पीछे पड़ गया और उस टाइम से मतलब कह सकते हैं कि पानी बंद हो गया, तो फिर वो नहीं भर पाएगा ना। तो वही मैंने कहा कि इसमें असमान वितरण हो जाता है, कभी मिला कभी मिल भी नहीं किया।
कभी हो सकता है मेरा कभी पानी पिया कभी पिए भी नहीं किया, तो यही हमारा क्या है, असमान वितरण है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा किस क्षेत्रों में देखा जा सकता है, इंडस्ट्रीज एरिया में। इंडस्ट्रीज एरिया में मतलब जैसे उद्योग वाले जो एरिया होते हैं उन एरिया में हम लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट देखो, सिंचाई कृषि क्षेत्र अनियमित जल निकासी। अब देखो ये क्या है, जैसे मान लो आप लोग गांव के अगर कुछ लोग इसमें वीडियोस देख रहे होंगे तो वो लोग बहुत सारे ऐसे होंगे जो कि जानते होंगे, खेत को पटाता है किसान, और खेत को पटाने के बाद मतलब चालू करके मोटर घर चला जाता है। अब उसका खेत तो भर गया, दूसरे के खेत में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पानी चला रहा है। अब जाएगा तब ना भैया बंद करेगा, वो जाइए नहीं है तो वो बंद क्या करे। ठीक है, तो ये हमारा होता है सिंचाई से भी मतलब दिक्कत होता है। ठीक है, अब देखो अगला आता है जल प्रबंधन, यानी कि इसको कहते हैं वाटर मैनेजमेंट। अब जल प्रबंधन क्या है, जल प्रबंधन में होता है बहुउद्देशीय नदी परियोजनाएं और एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन आते हैं। मतलब इसको कई उद्देश्य से, कई नदी परियोजनाओं से और कह सकते हो कि मतलब इनका प्रबंधन किया जाता है, या फिर कह सकते हो इसका मैनेजमेंट किया जाता है। ठीक है, इसमें सबसे पहला आता है कि ये पानी के बहाव को काबू में करता है। सबसे पहले इसमें बात हम लोग करेंगे बांध परियोजना की। अब बांध परियोजना होती क्या है, बांध परियोजना का मतलब होता है जहां पे हम लोग बांध बना देते हैं और पानी को एकत्रित करते हैं या फिर कह लो कि सेव करते हैं। अब उसमें कभी प्रॉब्लम हो जाती है, कभी अच्छा भी हो जाता है, मतलब कह सकते हो कभी सक्सेसफुल हो जाता है, कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाता है, कभी सफल हो जाता है, कभी विसफल हो जाता है। उसको मैं आगे बताऊंगा कि सफल कैसे हो जाता है या फिर विसफल कैसे हो जाता है। देखो सबसे पहले मैंने लिखा कि ये पानी के बहाव को काबू में करता है। जो हमारे बांध होते हैं भैया, वो क्या करते हैं कि जो भी पानी का बहाव होता है उसको मतलब सेव करते हैं, उसको कंट्रोलिंग करते हैं। अब कंट्रोल कैसे करते हैं, जैसे मैंने कहा कि बाई चांस मान लीजिए जिस इलाके में बाढ़ आता है, या फिर कह लो कि मतलब जिस इलाके में बाढ़ की कह सकते हो ज्यादा कंटिन्यू आ जाती है, जैसे बिहार के ले लो ना, बिहार की जो कोसी नदी है, कोसी को शोक क्यों कहा जाता है, क्योंकि वो हमेशा जो बिहार है उसको मतलब बाढ़ से प्रभावित कर देती है। तो इस क्षेत्र में हम लोग उसको रोकने के लिए डैम बना सकते हैं, डैम से हम लोग उस बाढ़ को रोक सकते हैं। लेकिन मैं बताऊंगा आगे कि इसका कहां पे प्रभाव पड़ सकता है, कहां पे दुष्प्रभाव पड़ सकता है। फर्स्ट तो ये हो गया कि ये पानी को काबू में करता है या फिर पानी के बहाव को काबू में कर देगा। कुछ समय के लिए आप वहां पे आड़ सकते हैं, मतलब करने का है कि कुछ समय के लिए वहां पे आप रोक सकते हो। सेकंड पॉइंट देखो, सेकंड में मैंने लिखा है कि बाढ़ की रोकथाम करती है। बिल्कुल, अगर आपको मैं कहूं कि आपको मतलब नॉर्मली जैसे वो फाटक होता है, आपको पता होगा जिनके गांव में नहर होगी कि वो फाटक को उठा दिया जाता है और उससे थोड़ा सा पानी आता है, थोड़ा थोड़ा मतलब कंटिन्यू डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, अलग अलग गांव में चला जाता है। तो इससे क्या होगा कि बाढ़ की पानी मतलब कह सकते हो बाढ़ भी रुकेगा, क्योंकि ना ही पानी स्टोर होगा और ना बाढ़ आएगा। आपको पता होगा कि एक जगह अगर पानी का कलेक्शन हो जाए देन कह सकते हो फ्लड आ सकता है या फिर बाढ़ आ सकता है। लेकिन अगर पानी का मैं कलेक्शन ही ना होने दूं, रुकने ही ना दूं, तो फिर बाढ़ तो आएगा ही नहीं। वही चीज मैंने कहा। ठीक है, अब नेक्स्ट आओ बिजली उत्पादन के लिए। अब देखो जो बांध होता है, बांध परियोजना जो होता है, इसमें बिजली उत्पादन के लिए भी किया जाता है। अब बिजली उत्पादन जैसे कहोगे कि सर ये क्या है, तो अभी मैं बता दूं कि हमारे बक्सर क्षेत्र में एक जगह पड़ता है जिसका नाम है चौसा। वहां पे अभी ये इसका मतलब कह सकते हो बांध बनाकर या फिर कह लो कि मतलब कि बिजली की व्यवस्था की जा रही है। और वही नहीं, हमारे उस वहां से मतलब कह सकते हो चौसा से लेकर 11 राज्यों में विद्युत यानी कह सकते हो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा रही है या फिर सप्लाई की जा रही है। अब ये देखो ये होता क्या है, बिजली उत्पादन के लिए वो जो इस्तेमाल किया जाता है उसका नाम होता है हाइड्रा इलेक्ट्रिसिटी। हिंदी में उसको बोल देते हैं पन बिजली। इस पन बिजली से हम लोग क्या करते हैं, बिजली उत्पन्न कराते हैं या फिर बिजली उत्पन्न होता है, जिससे कि अलग अलग क्षेत्रों में उस बिजली को प्रोवाइड किया जाता है या फिर कल विस्तृत किया जाता है या फिर भेजा जाता है। लास्ट इसमें हमने लिखा है कि इन बांधों के पानी को नहर तंत्र द्वारा गांवों में भेजा जाता है, यानी कि जो बांध का पानी होगा, जो डैम का पानी होगा, उसको हम लोग क्या करते हैं तो अलग अलग क्षेत्रों में उसी मतलब कह सकते हो कि वो जो मतलब ये कहो कि जो बांध होता है या फिर कह लो जो नहर होता है, नहर तो हर गांव में लगभग होगा। देखो कुछ गांव में नहर कंटिन्यू चलते रहते हैं, बट कुछ गांव में ऐसे होते हैं कि नहर चलते ही नहीं है, तो उनसे कोई मतलब नहीं है। जो भी नहर चलते होंगे उस नहर में क्या होता है कि वहां का पानी जाता है। आई होप मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। 2 लाइन और बचा हुआ है, हम लोग ये स्लाइड भर चुका है, नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं और उसको जल्दी से समाप्त कर देते हैं। चलिए तो नेक्स्ट हम लास्ट स्लाइड हम लोग लेकर आ गए। इस चैप्टर का ये लास्ट स्लाइड रहेगा और ये चैप्टर यहीं पे समाप्त भी हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सबसे पहले मैंने लिखा है कि बांध के दुष्प्रभाव क्या है। मतलब भैया जो बांध हम लोग बनाएंगे उसका साइड इफेक्ट क्या पड़ेगा, ये भी चीज तो होगा। साइड इफेक्ट भी हमने आपको कई बार कई चैप्टरों में जब पढ़ा हुआ है तो बोला हुआ है कि हर एक चीज का इफेक्ट साइड इफेक्ट कंफर्म होता है, यानी उसका एडवांटेज भी होगा और डिसएडवांटेज भी होगा। तो इसका डिसएडवांटेज क्या होता है ये चीज भी देखते हैं। अब देखो इसमें मैंने लिखा हुआ है कि इसके लिए
कई एकड़ जमीन खाली करानी पड़ती है। बिल्कुल भैया, जिस एरिया में तुम बांध बनाने जाओगे उस एरिया में खाली करवाओगे या नहीं? यदि लोग को वहीं पे छोड़ दो तो अगर बाई चांस मान लो कि ऊपर जब तुम डैम बनाओगे तो डैम के ऊपर पानी रहता है, आपको पता होगा। तो अगर बताओ यदि वहां पे लोग रहेंगे तो क्या वो लोग बचेंगे? थोड़ा भी पानी आ जाए तो वो लोग बहकर खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए उन्हें क्या करना पड़ता है, वहां पे कई एकड़ तक जमीनें खाली करवानी पड़ती हैं। सेकंड मैंने लिखा कि जमीन के जलमग्न होने से पर्यावरण पर भीषण प्रभाव पड़ता है। बिल्कुल भैया, जिस इलाके में पानी रहेगा क्या वहां पे कुछ पैदा होगा? नहीं, ना ही कभी होगा। ठीक है, जब तक पानी रहेगा क्या वहां पे पैदा होगा? नहीं होगा। तो ये भी कंफर्म हो गया कि भैया जो हमारी वहां पे कह सकते हो जहाँ पे भी जलमग्न होगा उस इलाके का प्रभाव भी पड़ेगा, मतलब कि पर्यावरण पर भी दुष्प्रभाव इसका पड़ेगा। और मैंने लिखा हुआ है कि बांध के निर्माण के कारण कई बार स्थानीय लोगों का अपने जमीन से नियंत्रण भी खोना पड़ता है। बिल्कुल सही है, और कई बार नहीं, जिस एरिया में तुम डैम बनाने के लिए जाओगे वहां का डीएम उस एरिया के लोगों को नोटिस भेज देता है कि आपको इस एरिया से दूसरी जगह पे शिफ्ट किया जाता है, या फिर मतलब कर लीजिए कि आपको इस एरिया से हटाकर दूसरे एरिया में आपको घर दिया जाएगा, आपको जमीन दिया जाएगा। ठीक है, ऐसा भी करता है। अब देखो, जो जमीन जलमग्न होने से या फिर कह लो जो पर्यावरण पे प्रभाव पड़ता है, इसके कारण दो आंदोलन भी हुए थे। एक तो हमारा हुआ था नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सेकेंड हुआ था टिहरी बांध आंदोलन। इन दोनों आंदोलन से आप लोग क्लास 8 में परिचित हुए होंगे। अगर नहीं परिचित हुए हैं तो मेरा आपसे विनती रहेगा कि आप क्लास 10 को छोड़ो और पहले क्लास 8 से अच्छे से पढ़ाई करके आओ। ठीक है, अब चलो आगे चलते हैं हम लोग। अब अगला मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि भैया अलग अलग जगहों पे जो जल संचयन है, संचयन का मतलब आपको पता होगा कि जल को कैसे भैया रखेंगे, कैसे मतलब कि अगले उसका उपयोग करेंगे, उसके लिए अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीका अपनाया जाता था। जिसमें सबसे पहला आता है हमारा टैंक का। और ये टैंक अभी हमारे बिहार में, उत्तर प्रदेश, मतलब जनरली कह लो कि हर क्षेत्र में टैंक का प्रयोग होता है। टैंक को छत के ऊपर जो लगाते हो टंकी, उसी की बात कर रहा हूँ। अब ये जो था बीकानेर, फलाउंदी, बाड़मेर, यानी कि ये राजस्थान में सबसे पहले की बात कर रहा हूँ। ये टैंक से यहाँ पे पानियों को कलेक्ट किया जाता था। मतलब जिस इलाके में पानी की किल्लत थी, अभी कहोगे कि सर अभी भी तो चारों तरफ लग गया है, तो क्या पानी की किल्लत है? नहीं बबुआ, अभी प्रेजेंट टाइम में हम लोग धीरे धीरे आधुनिकता की ओर बढ़ रहे हैं। तो जिसके पास थोड़ा पैसा है ना, वो क्या कर रहा है कि उस टैंक का मतलब उस सुविधा के लिए लगवा ले रहा है। नहीं तो सबसे पहले उसकी कलेक्टिंग करने के लिए लगती थी। सेकंड लाइन में आ जाओ। गुल या फिर कुल वर्षा जल संचयन का एक विधि है, गुल एंड कुल। याद रखना, गुल एंड कुल एग्जाम में पूछा जाता है। ध्यान से देख लो, गुल और कुल। गुल और कुल होता क्या है? ये बेसिकली पहाड़ी क्षेत्र में होता है। और पहाड़ी क्षेत्र में क्या होता है, आपको पता होगा कि पहाड़ का इलाका ऐसे होता है, और इस इलाके में ऊपर वाले पहाड़ को ऐसे खोद कर इसको हटा दिया जाता है। ये हर जगह से क्या कर दिया जाएगा? हटा दिया जाएगा। वर्षा जब पड़ेगा तो इस बगल वर्षा का पानी क्या होगा, यहाँ पे आकर कलेक्ट हो जाएगा, इस बगल आकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा, इस बगल आकर यहाँ पे कलेक्ट हो जाएगा। तो ये जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? गुल एंड कुल पद्धति कहते हैं। ये कहाँ पे होता है? पश्चिम हिमालय में इसको किया जाता है, पश्चिमी हिमालय में किया जाता है। छत जल संचयन की विधि राजस्थान में किया जाता है। इनको भी ध्यान से सुन लो। छत संचयन विधि होता क्या है? देखो, जैसे छत है ये, अब छत पे क्या कर दिया जाएगा? पानी को वर्षा का कलेक्ट कर लिया जाएगा। एक पाइप लगा होगा जिसके थ्रू में उस पानी को जहां पहुंचाना होगा वहां तक कलेक्ट होगा, और उस पाइप के द्वारा वो पानी कहां पे आ जाएगा? जहां पे उसको कलेक्ट होना था। और उसकी जब आवश्यकता पड़ेगी तो लोग इसका उपयोग कर लेंगे। अगर आवश्यकता नहीं पड़ेगी, मतलब किल्लत नहीं आएगी, तो नहीं उपयोग करेंगे। लेकिन कंफर्म है, जिस जगह पे ऐसी चीजें की जा रही हैं, क्या वहां पे सूखा नहीं पड़ता होगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसी इलाके के लिए तो ये अफोर्डिंग किया जाता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमारा लास्ट टॉपिक आता है इस चैप्टर का, या फिर कह लीजिए लास्ट लाइन आता है। और प्लीज आपको कह रहा हूँ, आपसे विनती रहेगा इस चीज को जरूर एक बार याद करना, क्योंकि ये 2 बार से पूछा जा रहा है एग्जाम में, और बोर्ड के एग्जाम में, वो भी 1 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए कहोगे कि सर 1 नंबर के क्वेश्चन से हमें क्या लेना है? हम लोग एक परसेंटेज बहुत मायने रखता है, चाहे वो 1% हो चाहे 0.07% हो, परसेंटेज बहुत मायने रखता है। क्योंकि आज प्रेजेंट टाइम में ऐसा सिचुएशन आ गया है कि लोग यहाँ पे क्या करते हैं? सिर्फ परसेंटेज की बात करते हैं। नथिंग, आप
क्या थे, क्लास में क्या करते थे, इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लास्ट देख लो, तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जिसने रूफटॉप से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को अनिवार्य बनाया। आपसे क्वेश्चन कैसे किया जाएगा ये भी सुन लो कि ऐसा भारत का कौन सा पहला राज्य है जहां पे कि रूफटॉप के माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग स्ट्रक्चर को अनिवार्य बना दिया गया है, तो वो है हमारा तमिलनाडु भारत का राज्य है। और ये मैं तमिलनाडु से ही नहीं बल्कि हर राज्य में ऐसा होना चाहिए, रूफटॉप से पानी को कलेक्शन करना चाहिए। भैया बर्बाद काहे नहीं करोगे, उसको इकट्ठा करो ना। मैंने कहा कि 2025 चल रहा है, लगभग इसमें क्या हो जाएगा, अभी हम लोग सिचुएशन झेलेंगे, मतलब कि पानी की किल्लत से एक साइड में देखते करते हो, एक साइड में बाढ़ आ जाता है, कभी कभी एक साइड में सूखा पड़ा रहता है, तो वो भी एक तरह से क्या है, हमारे लिए किल्लत ही है। आई होप, मुझे आशा है कि ये चैप्टर आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा और बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। आपसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आपके साथ कोई हो या ना हो, बोर्ड की एग्जाम तक मैं आपका लक्ष्य यह कि भाई आपके साथ हमेशा रहूंगा, तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा। अच्छा लगे तो नोट्स वगैरह बना लीजिएगा। मिलते हैं एक नेक्स्ट एंड नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।